वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस इंपोर्ट ट्रेड की। देखो, हमने एक्सपोर्ट ट्रेड के कई सारे वीडियो बना लिए हैं और उसको हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। अब इंपोर्ट ट्रेड के बारे में हम देख लेते हैं क्या दिया गया है इसके अंदर। नॉर्मली इंपोर्ट का मतलब होता है परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉर्मली सबको पता है ये। तो इसके अंदर कुछ प्रोसीजर दिए गए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या दिया इंपोर्ट ट्रेड में। पहला दिया है मीनिंग दिया है। तो इंपोर्ट ट्रेड रिफर टू परचेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो ये नॉर्मल सबको पता है कि हम गुड्स को परचेस करते हैं बाहर देश से, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। आगे क्या बोलता है, the procedure for import trade differ from country to country dependent upon the import policy, statutory requirements and custom policy of different countries। देखो, import trade भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सारे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो कंट्री टू कंट्री है, जैसा देश होगा वैसा भेष होगा, नॉर्मल है। तो उस कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंपोर्ट करना चाहता है नहीं करना चाहता, उसकी इंपोर्ट पॉलिसी कैसी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो किस तरीके से है और उसका कस्टम पॉलिसी किस तरीके से है। जैसा उसका इंपोर्ट पॉलिसी होगा वैसे ही वो कंट्री रिएक्ट करेगा। तो देखो वही बोल रहा है, इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंपोर्ट ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंट्रोल आर प्रॉपर यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस, प्रोटेक्शंस ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो देखो, जो ज्यादातर जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में अगर डोमिनेंस ना करके जो है डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी रहने की वजह से वहां की जो गवर्नमेंट है वो उस इंपोर्ट ट्रेड को कंट्रोल करता है, ठीक है। नॉर्मली अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है तो ज्यादातर इस पे ध्यान देगा। फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस पे देखो, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, मैंने ये बताया भी था। फॉरेन एक्सचेंज जब भी दो कंट्री के बीच में हो रहा था, जैसे एग्जांपल दिया था इंडिया और अफ्रीका, राइट। तो इंडिया और अफ्रीका के अंदर, भारत और अफ्रीका के अंदर जब इंपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो अफ्रीका उसके बदले में देता है हमें मनी, राइट। तो जो पैसा होगा ये भारत में रूपी चलता है, राइट। भारत में क्या चलता है, रूपी चलता है, और अफ्रीका में जो है रूपी ना चलते है। वहां की जो कॉमन करेंसीज है, अफ्रीका की जो कॉमन करेंसीज होगा वो चलता होगा। तो ये अफ्रीका अपने करेंसी में हमको देगा, ना कि हमारी करेंसी में देगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है अपने करेंसी में, और उसी को बोलते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज। और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ चार्ट दिया गया आपको। देखो, वन बाय वन चार्ट के बारे में हम देख लेते हैं क्या दिया। पहला दिया है प्रिलिमिनरी स्टेज, सेम एज इट इज है, रजिस्ट्रेशन और नेगोशिएशन बताया गया। नेगोशिएशन मतलब बातचीत, ट्रांसफर वगैरह, ठीक है, कानून के हिसाब से। नेक्स्ट है प्री इंपोर्ट स्टेज। प्री इंपोर्ट स्टेज में टोटल 6 पॉइंट्स है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पे पहला क्वार्टर सर्टिफिकेट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस हो गया, ऑर्डर प्लेसमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, क्लियरेंस एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स हो गया, शिपमेंट एडवाइस हो गया। ये टोटल 6 पॉइंट्स है। देन आफ्टर इंपोर्ट स्टेज आता है, प्री इंपोर्ट स्टेज मतलब इंपोर्ट स्टेज से पहले, और इंपोर्ट स्टेज आता है। इंपोर्ट स्टेज में देखो अलग अलग 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ एंट्री, डिलीवरी ऑर्डर, कस्टम क्लियरेंस। और देन आफ्टर जो है पोस्ट इंपोर्ट स्टेज दिया है, जो पोस्ट ट्रस्ट ड्यू। पोर्ट ट्रस्ट ड्यू का मतलब पोर्ट ट्रस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और कस्टम ड्यूटीज हो गया, ये टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी समझना टैक्स होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर इंश्योरेंस वगैरह लिए हो तो उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। फ्रेट पेमेंट हो गया, यानी कि ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, राइट। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, चार्जेस होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है, फ्रेट पेमेंट। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, तो उन्हें किया तो उसे पे करना पड़ेगा। फिर एक्सपोर्ट पेमेंट हो गया, यानी कि एक्सपोर्टर को जो है पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने गुड्स लिया है तो सामने वाले को पैसा तो दोगे, दैट इज नोन एज। और नेक्स्ट है फॉलो अप, जब सब क्लियर तो फॉलो अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, आप लोग याद रखना। ओके, तो यहाँ पे जो पहला दिया गया वो प्रिलिमिनरी स्टेज दिया गया, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली प्रिलिमिनरी स्टेज में जो इंपोर्ट प्रोसीजर का ये पार्ट दिया गया है, इसमें 2 पॉइंट है, पहला रजिस्ट्रेशन और दूसरा नेगोशिएशन। तो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, क्या दिया गया है।
द इम्पोर्टर हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद वेरियस अथॉरिटी एज फॉलो। तो अलग अलग अथॉरिटी से रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे हमने देखा था एक्सपोर्ट में, सेम एज इट इज वही रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी दिया गया। तीन चीजें, पहला दिया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि इसको मैंने क्या कहा था, DGF और टी, राइट, DGFT। तो नॉर्मली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को मतलब इसके पास रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आप सभी को। देन आफ्टर ये आपको देगा एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर, इसको मैंने शॉर्ट में बोला था IEC, मतलब IEC नंबर, राइट, इसको शॉर्ट में बोला गया था IEC नंबर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर कहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर भी कहा जाता है। दूसरा दिया है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास आपको रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर द पर्पस टू गेन परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं पैन कार्ड। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं पैन कार्ड, याद रखना, ये इनकम टैक्स अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। और लास्ट है फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज होगा उससे रिगार्डिंग रहेगा, उसको उससे रिलेटेड चाहिए। तीसरा है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना और सामने वाले से एक तरीके का नेगोशिएट करना, पूछताछ करना, बार्गेनिंग करना। ठीक है, देखो क्या बोला पहला, इसमें भी इंपोर्टर जो है नेगोशिएशन होल्ड करता है ओवरसीज सप्लायर, मतलब जो ओवरसीज का मतलब होता है देश के बाहर वाला इलाका, तो उनसे जो है कुछ ये भी नेगोशिएट करता है। देखो क्या क्या करता है, पहला दिया प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस से रिलेटेड नेगोशिएट करेगा, डिलीवरी शेड्यूल से रिलेटेड नेगोशिएट करेगा, है ना, यानी कि ये समय नहीं ये समय को डिलीवरी चाहिए। और क्रेडिट पीरियड को लेकर, क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है अगर आपने सामान लिया है और पैसा नहीं दिया है, बोले हो फ्यूचर में दूंगा, तो फ्यूचर में कब दोगे उससे रिलेटेड नेगोशिएट करेगा। और लास्ट है टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग सेल्स, पेमेंट्स एंड डिलीवरी। यही बात है, इनके जो रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उससे रिलेटेड भी नेगोशिएट ये करेगा। टर्म्स एंड कंडीशन किससे रिलेटेड, सेल से, पेमेंट से और डिलीवरी से, ये तीनों से रिलेटेड वो नेगोशिएट करेगा। नेक्स्ट है प्री इंपोर्ट स्टेज। अब प्री इंपोर्ट स्टेज में क्या दिया गया है, नॉर्मली यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स दिए जाएंगे। देखो ये पॉइंट्स आपको टोटल दिए जाएंगे इस प्री इंपोर्ट स्टेज में। तो पहला है क्वार्टर सिस्टम। अब क्वार्टर सिस्टम क्या होता है, ध्यान देना, certain items are subjected to quota restrictions, the importer need to obtain import quota certificate from government authority। तो सिंपल बात बोला गया है कि क्वार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कुछ गुड्स के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखती है जो कि इसके अंदर ऑप्टेन नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है तो सबसे पहले जो इंपोर्टर है गवर्नमेंट से वो सर्टिफिकेट जनरेट करे जो क्वाटा सर्टिफिकेट कहलाता है, ताकि गवर्नमेंट वहां पे ऑथराइज करे कि आप ये गुड्स को ही इंपोर्ट कर सकते हो, मैंने जो रेस्ट्रिक्शन दिया है उसको नहीं कर सकते, वो सर्टिफिकेट के हिसाब से चलता है आगे। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस। अब फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस का मतलब होता है कि सामने वाले से अगर आप परचेस कर रहे हो, है ना, इंपोर्ट करवा रहे हो, तो आपको पैसा देना है। अब देना है तो सबसे पहले आपको फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है। देखो, द इंपोर्टर नीड टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फ्रॉम RBI। द इंपोर्टर शुड फॉरवर्ड द एप्लीकेशन फॉर द सेम थ्रू हिज बैंक। तो वही बोला गया, सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज का इंतजाम करना पड़ेगा। जो भी कंट्री से आप गुड्स को परचेस कर रहे हो उस कंट्री के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि RBI के अंडर में आता है। RBI से क्लियरेंस लेना पड़ता है और RBI से क्लियरेंस लेने के बाद वही जो भी बैंक से आप कर रहे हो वो बैंक आपको करके दे देगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। तीसरा है ऑर्डर प्लेसमेंट। अब ऑर्डर प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को, देखो सब कुछ आपका क्लियर हो गया तो सामने वाले को ऑर्डर दे दोगे, मुझे पर्टिकुलर ये इतने क्वांटिटी में ये गुड्स चाहिए। देखो दैट इज नोन एज ऑर्डर प्लेसमेंट। तो क्या बोला गया है, आफ्टर ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फ्रॉम RBI, the importer place an order with the overseas supplier. This order is called intent. The importer negotiate the terms and condition of the import contract and place the order। तो क्या बोला गया है, इसी के ऊपर जो है सबसे पहले RBI से क्लियरेंस ले लेगा फॉरेन एक्सचेंज का, देन आफ्टर ये ओवरसीज सप्लायर को जो है अपने ऑर्डर को प्लेस करवाएगा। ओवरसीज मतलब जो
इंडिया का ना होकर बाहरी कंट्री का होगा उसको ओवरसीज कहेंगे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम इंटेंट, इसी को हम क्या कहेंगे, इंटेंट कहेंगे। तो उसके बाद इंपोर्टर क्या करेगा, अपने टर्म्स एंड कंडीशन को मिलाएगा और उसके हिसाब से प्लेस करेगा। देखो टर्म्स एंड कंडीशन कैसे मिलेगा, जो यहाँ पे हमने बात किया था, राइट। टर्म्स एंड कंडीशन सेल से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे बातें करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। देखो लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये आप सभी को पता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये ऑलरेडी हमने देखा है क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे लास्ट वीडियो को देख लो, उसके अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है। लास्ट वीडियो इन द सेंस की लगभग उसमें दिया गया होगा प्री शिपमेंट स्टेज के अंदर, ठीक है, वो प्री शिपमेंट स्टेज वाला वीडियो होगा, उसके अंदर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। देखो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या दिया, द एक्सपोर्टर नॉर्मली रिक्वेस्ट ऑफर लेटर ऑफ क्रेडिट, द एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट एज इज एन अंडरटेकन गिवन बाय इंपोर्टर्स बैंक गारंटी द पेमेंट ऑफ द एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। द लेटर ऑफ क्रेडिट इज सेफेस्ट मेथड ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड, therefore importer has to obtain letter of credit from his bank in favor of the exporter। तो क्या बोला गया, लेटर ऑफ क्रेडिट नॉर्मली जो बनाता है वो बनाने वाला जो है एक्सपोर्टर जो रिक्वेस्ट करता है इंपोर्टर को और इंपोर्टर उसको बनाता है। नॉर्मली यहाँ पे दिया गया है कि नहीं। और ये क्या, लेटर ऑफ क्रेडिट वन टाइप का ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि बैंक गारंटी दे सकता है कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी यहाँ पे चोरी ये सब नहीं हो सकता। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, सेफेस्ट मोड है फॉरेन ट्रेड करने के लिए कि यहाँ पे पैसे आपके डूबेंगे नहीं। ठीक है, तो इंपोर्टर क्या करता है, ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को बनाता है, ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को जो है ऑप्टेन करता है और एक तरीके का सेफेस्ट मोड है, कोई भी तरीके का यहाँ पे कुछ होगा नहीं। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। नेक्स्ट है क्लियरेंस, क्लियरेंस एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। तो ये देखो इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते क्या है। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स ही कस्टम हाउस के एजेंट्स कहलाते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, राइट ना। यही लोग जिम्मेदार होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए। क्या दिया गया देखो, द इंपोर्टर हैज टू ऑब्टेन, द इंपोर्टर has to appoint C&F agent to undertake various custom formalities and documentation work in respect of import of goods। सीधी बात कहा है, ज्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं बोल रहा है कि इंपोर्टर जो होता है वो अपॉइंट करता है C&F को, एजेंट्स को, जो कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेलिटीज निभाए और क्लियर करके दे, उस सबके डॉक्यूमेंट्स का जो है कस्टम फॉर्मेलिटीज करे और इंपोर्टर को गुड्स जाने का आदेश दे आगे। ओके, अगला बात करते हैं हम शिपमेंट एडवाइस की। अब शिपमेंट एडवाइस होता क्या है, शिपमेंट एडवाइस का मतलब देखो क्या बोल रहा है, द शिपमेंट एडवाइस एनेबल द इंपोर्टर टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर कस्टम क्लियरेंस एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स सेंड बाय द एक्सपोर्टर। तो क्या बोला गया है, शिपमेंट एडवाइस का मतलब क्या है, सिंपल कि यहाँ पे इंपोर्टर क्या करता है, वो सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स करता है जो जरूरत है, और जो भी कस्टम क्लियरेंस बोला है कि ये चीजें चाहिए इसके अंदर ये क्लियर करने के लिए, तो उसके हिसाब से ये क्लियर करवाता है और गुड्स को जो है अनलोडिंग करने का आदेश देता है ताकि एक्सपोर्टर जो सेंड किया है वो गुड्स अच्छे से पहुंच जाए, अनलोडिंग करके अपने यूज में ले सके। ये सब दिया गया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट था ये। इसमें हमने लगभग जो है इम्पोर्ट, पहले इम्पोर्ट ट्रेड के बारे में देखा, देन आफ्टर इम्पोर्ट प्रोसीजर के बारे में देखा, ये वाला पॉइंट, और देन आफ्टर इसका इम्पोर्ट प्रोसीजर में जो पॉइंट्स आते हैं चार्ट के बाद, इसे हमने कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम इंपोर्ट स्टेज के बारे में देखेंगे और आगे की कहानी देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड धन्यवाद।